हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होइएगा और साथ में आप सबका जो 10th का तैयारी है एकदम जोर शोर से चल रहा होगा, क्योंकि अभी अभी तो हम शुरू ही किए हैं, बाकी धीरे धीरे तो चलता ही रहेगा। आज क्या होने वाला है, आपका जो एक्सरसाइज 1 है मैथ का, उसका थ्योरी का ये तीसरा क्लास है। पहला दूसरा देखे होइएगा तब तो आपको मजा ही आ गया होगा। लेकिन मानते हैं कोई स्टूडेंट मान लीजिए पहला दूसरा नहीं देखा, माने कि नहीं जानता, तो कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में लिखा होगा 10th का थ्योरी, उसका थ्योरी वीडियो आप देख लीजिए। इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक ही तरीका है जो आप सब कुछ जानते हो, कि एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव थ्योरी को इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे ना, इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे ना कि आपको ना ऑब्जेक्टिव को याद करने की जरूरत पड़ेगा और ना सब्जेक्टिव पर बेसिक दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा। जो पढ़िएगा, जो हम बता रहे हैं वही आएगा, बिल्कुल अलग नहीं आएगा। आपको बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं करना, बस देखते चलिए, विश्वास करके पढ़ते चलिए। अभी कहते हुए कि सर बहुत दिन पर वीडियो डालते हैं, उसका रीजन है, बताते हैं। आपका मैथ का जो सिलेबस है ना वो छोटा है और साथ में अभी बहुत से सारे जो स्टूडेंट्स 9th का एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो जिसमें उनका छूट जाता, कहता कि सर 9th का पढ़े कि 10th का पढ़े। लेकिन अब आपका वीडियो रोज जाएगा, क्योंकि हमको सभी सब्जेक्ट पढ़ाना है। आप सबको जानते हैं, पहले मैथ फिर साइंस, बीच में साइंस का डालेंगे, ऐसा नहीं कि खाली पूरा मैथ पढ़ते चलेगा, मैथ और साइंस और अदर सब्जेक्ट। लेकिन अभी फिलहाल मेन फोकस करेंगे मैथ और साइंस पर। तो बिना लेट किए हुए, बिना देरी किए हुए, आप सब मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, तो आप सब तो बिना मेरा कहे हुए मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राएं दोनों आप जानते हैं कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम सब इंजॉय लेके पढ़ने वाले हैं और मस्त तरीका से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का थ्योरी में कितने नंबर होते हैं वो सारे बता चुके हैं आप सबको। उसके बाद जो इक्वल विभाजन एल्गोरिथम होता है और इक्वल विभाजन जो प्रमेय होता है, दोनों आपको बढ़िया से समझा दिए हुए कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन आज हम यहाँ तक ये भी बता दिए कि शांत क्या है, अशांत क्या है, किस प्रकार किस नंबर को हम छांटेंगे, किस प्रकार क्या कहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं LCM एंड SCF, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 2 नंबर, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन में और एक शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपका 2 या 3 अगर ऑब्जेक्टिव को जोड़ दिया जाए तो हम तो कहेंगे कि खैर 10 नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आने वाला है। सो आप सब बिना घबराए हुए हेडिंग डालिए LCM एंड SCF। तो पहले आप चलिए SCF, क्या चलते हैं SCF, चलिए हम पढ़ते हैं पहले SCF। देखिए SCF आप सब कुछ पढ़ते हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में नाम हो गया, फुल फॉर्म SCF का, ठीक है। इसको हिंदी में तो आप सबको बढ़िया से जानते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक आपको नाम से नहीं स्पष्ट हो रहा है। देखिए क्या बड़ा है, महत्तम माने बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा। माने कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर मान लीजिए हम SCF को किस प्रकार समझे, अगर अपना भाषा में कहें हम सब अपना लैंग्वेज में, तो SCF वो नंबर होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर। क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर, जो जितना भी दिया हुआ नंबर रहेगा ना वो सबको विभाजित कर देगा। आपको एक सर एग्जांपल के तौर पर समझाइए तो आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 है, 8 है और 12 है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, जो इस सबको डिवाइड कर दे। तो आप अपना मन से भी देख सकते हैं कि जो 4 है ना वो 8 को डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए हम 5, 4 से बड़ा हम 5 ले लेते हैं, चाहे 6 ले लेते हैं, चाहे कुछ भी ले लेंगे, तो अगर मान लीजिए 6 लेंगे तो 12 को डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड नहीं करेगा। मान लीजिए 5 ले लेते हैं तो किसी को डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए हम 4 ले लें तो क्या होगा, ये सबको डिवाइड करेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार इसका SCF कितना हो जाएगा, एक वर्ड में कहा जाए तो 4 हो जाएगा, एकदम सिंपल। तो इसको तो कही जाएगा सर हल, माने छोटा छोटा वर्ड है, परिभाषा में भी तो लिखाना चाहिए। तो परिभाषा में भी आप सब इसको लिखवा देंगे। पहले आप समझिए कि SCF का मतलब क्या होता है। देखिए SCF का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वैसा माने कि इसमें से कॉमन लेना है फैक्टर को, जो दिए गए सभी संख्याओं को माने कि डिवाइड कर दे, बस इतना ही, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। एक वर्ड में कहा जाए तो फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है, 24 है, मान लीजिए यहाँ पे हम 32 ले लिए, कोई भी संख्या ले लिए, चाहे इससे कोई कटने वाला मान लीजिए हम 48 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं,
ताकि आपको समझने में आसानी होगा। देखिए ये 2 से 12 है, 24 है, 48 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ये क्या 2 भी सबको काटेगा, 4 भी सबको काटेगा, 6 भी क्या करेगा, सबको काटेगा। लेकिन आपको ढूंढना क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। ये सब तो काट रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है, इससे भी बड़ी हो सकता है। इसका बड़ी संख्या मान लीजिए हम 12 ले लेते हैं। इससे अगर हम 12 ले लें तो क्या होगा कि 12 को भी डिवाइड करेगा, 12 24 को भी डिवाइड करेगा और 48 को भी डिवाइड करेगा। लेकिन 12 के बाद अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं तो क्या करेगा, ये दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। 12 के बाद लीजिएगा तो हो सके मान लीजिए 24 ले लेंगे तो 24 तो इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, लेकिन क्या 12 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो इसका एचसीएफ ये नहीं हुआ। समझ में आया? तो इसी को अब हम परिभाषा के तौर पर अब लिखेंगे। पहले परिभाषा पहले आप सब लिख लीजिए, समझने के लिए तब समझ लीजिएगा। अब एचसीएफ के निकालने का हम एक मेथड भी बताएंगे, जो आप सब बचपन से जानते हैं वो भी बताएंगे, और साथ में जो हम जानते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसको आप लिखिए कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ के बारे में आप सब पहले बढ़िया से पहले लिख लीजिए। लिखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। ये तो पहला हो गया। एक इसका और हो जाएगा, इसको आप ये लिखिए, संख्याओं में सभी उभयनिष्ठ, संख्याओं में सभी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, ये भी आपको क्या होगा, सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब इसका मतलब क्या होता है आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि संख्याओं में सभी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब क्या होता है वो आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे। ये तो हम आपको बता दें कि वो बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दिए गए सभी संख्याओं को क्या करें, विभाजित कर दे या काट दे। हिंदी में हम तो कहते हैं ना कि काट दे, डिवाइड कर दे। तो ये तो सबको समझ गए, लेकिन इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। मैंने कह रहा है कि संख्याओं में सभी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का गुणनफल, और सबसे छोटी घात किस प्रकार हम समझाएंगे। पहले आपसे पहले इसको उतारिए, तब तो थोड़ा बोर्ड को हम क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं। बोर्ड क्या हो गया है, थोड़ा ढीला हो गया है। आप सब लिखते रहिए, तब तक हम बोर्ड को क्या करेंगे, फिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड हिल रहा है। लगता है कि अभी तो सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन आप सब टेंशन मत लीजिए, हम सेट करने का प्रयास करते हैं, तो फिर कल देखा जाएगा। आप सब उतारते रहिए। लगता है कि हो गया, चलिए। शायद ऊपर से ढीला हो गया, पता नहीं, ये हम सेटिंग कर लेंगे। आप सब लिख लिए हो जाएगा। चलिए अब समझाते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, किस प्रकार करना है वो बताते हैं। एचसीएफ किस प्रकार निकलता है। देखिए जैसे में हम कोई संख्या ले लेते हैं, कौन संख्या ले लें, चलिए मान लेते हैं 15 ले लेते हैं, और एगो 30 ले लेते हैं। अब मान लीजिए एगो हम ले लेते हैं 24 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकाला तो बोला है कि जो सबसे छोटी घात वाला उस संख्या का किस प्रकार नाम बनाएंगे, समझिए। अगर मान लीजिए 15 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिए 15, इसको तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, 3 से 3 बचे, 5 से 1 मतलब मैंने क्या 3 गुने 5। 30 को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 गुने 3 गुने 5, ऐसा ही तोड़ के। और 24 को लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 3 24। तो आप ही बताइए कि इस दो वैसा संख्या को लेना है जो सब में प्रेजेंट हो, सबसे कम घात वाला। क्या होना चाहिए, सबसे कम घात वाला। इससे आपका थोड़ा कम समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेंगे जिसको आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल मस्ती में पढ़ते चलना है। देखिए
तो अगर मान लीजिए हम एस सी एफ यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी और कोई संख्या देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, मतलब क्या है इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम नहीं लेंगे। देखिए 5 है तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। वही संख्या लेना है जो सब में कॉमन हो, और साथ में ये भी ध्यान देना कि सबसे कम घात हो। क्या होना चाहिए, उभनिष्ठ हो। उभनिष्ठ का मतलब क्या होना चाहिए कि जो सब में प्रेजेंट हो, कॉमन हो, इंग्लिश में कॉमन। उभनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में हो, क्या हो, सब में प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार 3 3 3 यहाँ भी है, तो इसका एस सिर्फ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कह जाएगा सर आप बड़ा इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो आपको हम बताते हैं। हम ध्यान दीजिए, देखिए 24 है, 15 है और 30 है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये दोनों का ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 30, अगर हम 15 से देंगे तो 15 दूनी 30। ये तो बेचारा ऐसा ही कट गया, एक में कट गया है कि नहीं। अब यहाँ बच गया कितना, 24। तो चलिए हम 24 ले लेते हैं हम। और कितना हुआ था, 15। एक मरतबा में देंगे तो हो जाएगा 15। तो 15 कितना बचेगा, 9, यहाँ हो जाएगा 15। एक बार में देंगे तो फिर उतरेगा यहाँ पर 9, 9 6 15, फिर देंगे तो 9, यहाँ पे एक मरतबा में 6, तो यहाँ पर उतरेगा 3। और फिर यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है 6, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, कट गया ना। एचसीएफ 3 आ गया ना। एचसीएफ 3 आया कि नहीं, आपसे बताइए। एचसीएफ 3 आया कि नहीं आया, मतलब क्या है कि हम जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि कितने जो मेरे फ्रेंड होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा, बोला होगा कि सर वैसा संख्या लीजिए जो अधिकांशतः घात कॉमन हो। वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए सवाल कोई भारी नहीं होता, हम बताते हैं ना कि मैथ को इतना अच्छे से पढ़ने के लिए कोई भारी नहीं है। देखते हैं हम एकदम इजी वे में पढ़ाते हैं। अगर हम इतना भी कहते हैं कि आप सब न्यू हैं तो जुड़िए, और ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा अच्छे से समझिए। चलिए हम कोई बड़ा संख्या लेते हैं जो अधिकांश, जैसे में चलिए मान लीजिए हम 24 ले लिए, 48 ले लिए, और इसी के लेवल में चलिए हम मान लेते हैं कोई संख्या ले लें, 60 ले लिए, ठीक है। अब इसका कहिए स्टेप क्या होगा, तो चलिए हम 24 को तोड़ते हैं। ध्यान दीजिए 24 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। 48 को तोड़िए क्या हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 3, मतलब 3 और गुने क्या हो जाएगा 3। अब घात में हम समझा रहे हैं, समझिएगा। अब ये 48 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 14, 8 दूना 16 और 16 3 48। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 4 और गुने क्या हो जाएगा 3। ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ हो जाएगा 60, 60 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 15 बच गया, तो फिर 2 गुने 3 और गुने 5, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, मतलब क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 और गुने 3 और गुने 5। अब एक चीज आप सब समझिए, कर रखे जो सबसे घात वाला कॉमन, देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, मतलब सबसे घात कम कौन है, 2 के पावर 2। समझ में आ गया। एचसीएफ देखिए किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ, ठीक है। तो 2 के पावर 2 तो एगो कॉमन हो गया, गुने और भी संख्या कॉमन हो सकता है, सिर्फ एक ही तो कॉमन नहीं होगा। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और लाट साहब यहाँ भी है, 3 तो तीनों जगह प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम 3 भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 भी लिख देंगे। और 3 के बाद देखिए इस समय 5 का इसमें है, नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 इसमें है, नहीं है तो नहीं लेंगे। लेकिन देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, एकदम बउआ लेखा समझा रहे हैं ना। माने कहने का मतलब ये होता है कि वही संख्या को हमको कॉमन लेना है जो सबसे कम घात में हो। जब एलसीएम आएगा ना तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, जो आपको हम एलसीएम समझाएंगे। पहले फिलहाल एचसीएफ में समझिए, जो सबसे कम घात हो। तो सबसे कम घात किसका है, 2। घात का मतलब क्या होगा, पावर। जैसे में देखिए 5 के पावर ये 6 है, तो यही 6 घात है। मानिए 10 के पावर 1000 है, तो यही घात है, माने पावर है, ठीक है। वही उसी को घात कहते हैं, ठीक है। इसमें घबराना नहीं कि घात हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, बस यही घात है, समझे। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, मतलब 2 गुने 2 और गुने 3, तो 2 दूना 4 और 4 3 12, कितना निकल गया एचसीएफ इसका 12। अब आप इसको चेक कर लीजिए, एचसीएफ निकालिएगा तो 12 ही आएगा। विश्वास नहीं है तो हम चेक कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखिए 24 दूना 48, इन दोनों का तो 24 आ गया। अब इसमें बच गया 60, तो जो एचसीएफ आता है उसी से ना हम अगला में देते हैं। तो यहाँ 60 में दीजिए 24 से देखिए, तो 24 दूना 48, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा। और देंगे 24 से, तब 12 दूना 24, कट गया ना। आई सिर्फ आ ना गया। इसी को इक्वल विभाजन एल्गोरिथम हम बताए थे कि किस प्रकार बनाना है, तो इसको सब खाली सजा देना है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि एचसीएफ पूरा समझ में अब
आ गया होगा, क्योंकि इसमें देखिए इतना हम एकदम हार्डली एकदम डीपली इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको एगो बात ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि ये सब तो बच्चा सब जानता है, जो चौथा पंचमा में पढ़ता है ना वो बच्चा सब, लेकिन आप सबको तो पढ़ना है, तो इसको घबराना नहीं है, ठीक है, मन ला के पढ़ना है। अब चलते हैं हम एलसीएम में। क्या होता है एलसीएम? सब कोई जानते होइएगा, लोएस्ट कॉमन। इसको देखिए एलसीएफ का ये एलसीएम दोनों फैक्टर भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मल्टीपल। इसको हिंदी में हम सब क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। आप सबको जानते हैं ना, यही होता है। अब कहिएगा सर इसको समझाइए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। देखिए एलसीएम का मतलब होना चाहिए ना कि वो संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, माने कि जो दिए गए जो संख्या होता है ना वो सबसे कट जाए। इसका अपोजिट हो गया एचसीएफ में क्या था, आप सब याद कीजिए कि वो बड़ी से बड़ी हमको संख्या लेना है, जो दिए गए संख्या को सबको डिवाइड कर दे। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है कि वो संख्या जो माने वो छोटी से छोटी संख्या लेना है, जो दिए गए जो भी संख्या होगा उससे वो कट जाए। वहां पे वो संख्या सबको काट रहा था, और यहां पे क्या उसका उल्टा है कि जो संख्या दिया रहेगा उसी से वो संख्या छोटी से छोटी संख्या कट जाए। इसी का नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। माने वैसा छोटा सा छोटा संख्या जो दिए गए सभी संख्या को क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। और एचसीएफ में आपको एक बात नहीं बताया था कि जैसे मैं कहीं पूछेगा कि जैसे मान लीजिए घर में कोई सामान रखना है तो अधिकतम से अधिकतम सामान क्या रखाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं सेना का टुकड़ी जा रहा है तो अधिकतम से अधिकतम कितना ब्रेड बनेगा। तो इस सब में जब ये अधिकतम से अधिकतम बोला एचसीएफ निकाल लीजिए, इसमें बेसी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और उससे कम से कम एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे में कोई घंटी मान लीजिए 5 बजे बढ़ता है, 6 बजे बढ़ता है, 8-9 बजे बढ़ता है, तो एक बैग कब बजेगा, तो इसमें भी एलसीएम निकाल लीजिए। ये सब सवाल जानते हैं, इजी नहीं होता है, लेकिन इसको लोग एकदम प्रेशर के साथ पढ़ते हैं। इतना प्रेशर क्या कहें, तो उसमें आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको आपको परिभाषा में क्या लिख देना है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से कट जाए। तो इसी को हम परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे, जो आप सब लिखिए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए या कट जाए, दोनों बतवा एक ही हैं। दूसरा में यह भी लिखिएगा कि संख्याओं में उपस्थित संख्याओं में उपस्थित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडन संख्याओं में उपस्थित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडन की सबसे बड़ी घात गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल देखिए कहिएगा सर इसको आप लिख के क्यों लाते हैं, बताते हैं। उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी बात लिखा है ना बिल्कुल सटीक लिखा है। मान लीजिए हम इसको परिभाषा के रूप में लिखा रहे हैं, तो अभी समझाने के लिए तो आपको हम समझा दिए। और साथ में ये भी है कि आपको एक एक टॉपिक न छूटे, हो सके हम नोट बना के लिखे रहते हैं कि यहाँ पर ये है ऐसे। देखिए अगर ऑफलाइन रहता है ना तो बच्चा सब क्वेश्चन करते रहता है कि सब ये बताइए ये बताइए ये बताइए। देखिए यहाँ तो ऑफलाइन है, तो यहाँ पे खुद से क्वेश्चन करना है और खुद से बताना है। सबसे बड़ा डिफिकल्ट तो यही हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पेन से लिख लेते हैं, ताकि आप सबको जानते हैं एक को पॉइंट छूटेगा नहीं, क्योंकि चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, अदर जगह कहीं जाने की जरूरी पड़ेगी नहीं। इसलिए हम उसका करते हैं एक एक टॉपिक को लिख के ले आते हैं, सब एकदम नोट कर देते हैं कि हाँ भाई बच्चा को इसके बाद ये बताना है ये बताना है ये बताना है ये बताना है, एक को टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हम लिख के ही ले आते हैं, आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि मेरा बच्चा चाहे ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े, लेकिन झंडा गाड़ करना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो मेहनत करते हैं उनका फल मीठा होता है। और मीठा का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे आप अभी मेहनत कर रहे हो तो मीठा अभी ही मिल जाए, कभी भूल बुलाना नहीं है। आज
कल नहीं, परसों नहीं, चौथा रोज नहीं, कभी ना कभी भगवान जी होता है ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सो आप सबको टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, मेहनत करते चलिए। एक दिन रंग आपको इतना रंग लाएगा ना कि होली में होता है ना कि देखते हैं एकदम कस के जो रंग लगाता है तो कभी छूट, माने कि 2-3 दिन में तो छूट जाता है, लेकिन ये एक ऐसा रंग है ना कि लाइफ टाइम, जब तक आपका लाइफ रहे, यहाँ तक कि विदाउट लाइफ जिंदगी में न भी रहिएगा तभी आपका नाम को लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि आदमी, एक शिक्षा एक ऐसा माने इस प्रकार का एक यंत्र है कहिए कि जिसको आदमी क्या कहिएगा कि न रहने पर भी याद करते हैं हम। जैसे APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, उम्मीद है कि जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक लोग उनको याद करेंगे। तो ये सब बड़ी बातें हैं, तो समझिए। ये तो समझ में आ गया होगा पर सब कोई, वह छोटे से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो आपको हम बढ़िया से समझा दिए, एग्जाम्पल समझाएंगे। अब यहाँ कह रहा है कि संख्याओं में उपस्थित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, क्या कह रहा है कि संख्याओं में उपस्थित, एग्जाम्पल से समझाएंगे कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल, उसमें क्या था, सबसे छोटी घात, एलसीएफ में क्या था कि सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसको याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, संख्याओं में उपस्थित अभाज्य गुणनखंडन, माने एक वर्ड में अपना मन से समझ लीजिए कि देखिए किस प्रकार याद करना है, याद नहीं करना समझ लीजिए, इसको याद करने की जरूरत पड़ेगा। आप बताइए, हमसे पढ़ना याद कीजिएगा, दिमाग में नोट कर लेना। संख्याओं में उपस्थित जो भी अभाज्य गुणनखंडन है उसका जब हम छोटी घात का गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, और बड़ी घात का गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। बस इतना ही 2 लाइन का अंतर है, ठीक है। ये बोर्ड पर तो हम इसलिए लिखवा दिए हैं कि ताकि कल खुना होता है ना कि सीधे उल्टा फुल्टा लिखवा देंगे समझाने के क्रम में, ताकि उल्टा फुल्टा लिख लीजिएगा तो कहिएगा सर क्या, तो इसलिए हम बढ़िया से नोट करवा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, और इसमें आज तो जानते हैं एक एलसीएम का एकदम छोटा सा ट्रिक भी बताने वाला है कि एलसीएम आप सब निकालते होइएगा ना। गाँव हम सब जो पढ़े हुए हैं, गाँव में जो बचपन में चाहे शहर में कहीं भी पढ़े हुए हैं, जो बड़ा वाला मेथड माने कि घर बना के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए और 12 ले लीजिए, इसका एलसीएम हम सब ऐसा ना निकालते हैं, 2 से 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 2 छक 12। अब 2 से कटने वाला है नहीं तो क्या करेंगे हम 3 से काटेंगे, 5 3 5 15, 3 दूनी 6। अब क्या देंगे, 5 से देंगे तो यहाँ खाली 2 बच जाएगा, तो 5 3 15 दूना 30 दूना 60, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, माने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो ये सब तो एक बच्चा वाला मेथड हो गया जो आप सब बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। देखिए रियली में कहीं भी जाइएगा तो अधिकांशतः स्टूडेंट अभी भी है जो इसी का यूज करते हैं, लेकिन आपको एकदम सिंपल सा तरीका समझा देते हैं। देखिए, एलसीएम को बनाने का कोई बड़ी मेथड नहीं, पहले हम उस पर चलेंगे, दोनों पर चलेंगे। अब देखिए, अब 60 पहले एलसीएम पहले सीख लीजिए, कितना लिए थे, इसी का हम एक और तरीका तो ये हो गया मेथड 1, इसको मान लीजिए मेथड 1 में हम उसको ले लीजिए। अब मेथड 2 ले लीजिए। देखिए मेथड 2 में हम किस प्रकार निकालेंगे, समझिए कितना था, 10 था, 15 था और 12 था, ठीक है। तो 10 को तोड़िए, कितना हो जाएगा 2 गुने 5। 15 को तोड़िए, कितना हो जाएगा 3 गुने 5। अब 12 को तोड़िए तो 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3। कह रहा सबसे बड़ी घात, देखिए 2 यहाँ भी है, ठीक है, 2 के पावर 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको 2 उसमें लेना ही नहीं है। एलसीएम में तो यही तक रूल है कि इसमें जो नहीं रहेगा वो भी ले लेना है। तो सबसे बड़ी घात कितना है, 2 के पावर 2 है। साथ में देखिए यहाँ पर दोनों में 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये हमको रहे या ना रहे, एक जो कॉमन होगा सबसे अधिक घात लेना है। सिर्फ ध्यान देना है इतना ही बात कि सबसे अधिक वाला घात लेना है। अगर मान लीजिए कहीं 5 के पावर 2 रहता इसमें, ये दोनों में रहे या ना रहे, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर हम 2 लेंगे, तो यहाँ सिर्फ क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। और यहाँ देखिए 3 यहाँ भी है तो क्या ले लेंगे हम 3 ले लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 कितना हो जाएगा 60। आ गया ना आंसर। तो इस प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे। ये तो हो जाएगा मेथड 2। आप कहिएगा सर इसको और डिटेल में समझाइए, तो ये सब बउआ वाला काम है, इसको हम कितना समझाएं। मेथड 3 आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ टाइम आप सबको काम देगा। इस सब से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, इस सब तो मैं ऐसा ही लिखा दिए हैं ताकि आप सबको एकदम माइंड में फिट हो जाए। बस अब समझिए किस प्रकार निकालेंगे। देखिए इसी मेथड को आप सबको अप्लाई करना है। मैथ में अगर जादूगर बनना है तो इसी मेथड को अप्लाई करना है, बेसी नहीं। देखिए कितना है, 10 है, 15 है, 12 है, ठीक है। तो इसमें जो आपको सबसे बड़ा नंबर कौन दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा नंबर फिर बताइए कौन दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है ना। सबसे बड़ा नंबर 10, 15 और 12 में सबसे बड़ा कौन है, 15 नंबर है, 15 ही ना है, चलिए 15।
तो आप 15 को साइड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 15 को साइड कर लीजिएगा। मतलब कॉपी में लिखना नहीं है, अभी समझा रहे हैं इसलिए ऐसा ही आपको करना है। अब वहाँ पर नहीं कि साइड करके फिर अलग अलग गुना कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। 15 को अलग कर लेगा, 15 का टेबल पढ़िए। अगर 15 एकम 15, क्या 10 से कट रहा है, 12 से कट रहा है? देखिए इसको तो छोड़िए देना, जो हम कॉमन लेंगे अब ये दोनों से हम चेक करेंगे कट रहा है नहीं कट रहा है। 15 दूनी कितना होता है? 15 गुने 2 कितना हो जाएगा? 30। ध्यान दीजिए 10 से कट रहा है, लेकिन क्या 12 से कट रहा है? अब बताइए नहीं कट रहा है, नहीं हुआ। 15 गुने हम 3 लेते हैं, कितना लेते हैं? 45। क्या हो जाएगा? 45। देखिए 15 से तो कटेगा ही ना, 10 से कट रहा है ना 12 से कट रहा है। वो संख्या लेना है जो सभी से कट जाए। इतना गुने 15 गुने मान लीजिए हम 4 लेते हैं, तो 15 तो कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए 10 से भी कट रहा है, 15 से तो 15 का टेबल पर है, तो 15 से तो 15 से तक कटवे ही करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 60 से भी कट रहा है, मतलब जो सबसे पहली बार में जो संख्या कट जाए 60, वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एकदम इजी वाला काम हुआ ना। अब कहिएगा सर एग्जाम में हम क्या इस प्रकार गुना का करके लिखेंगे? नहीं, इसको ट्रिक को समझ लीजिए। एक हम और एग्जाम्पल से समझाएंगे कि देखिए क्या कर रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ी दिखाई दे ना उसको ले लेना है मन में, ठीक है। मन में ले लेने के बाद क्या करना है कि अब दोनों जब बच जाए, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, कितनों संख्या के एलसीएम पूछ दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, सबसे बड़ी संख्या ले लेना है और उस संख्या को हम पहाड़ा पढ़ते चलेंगे। क्या करेंगे? गुना पहाड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। पहाड़ा नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई बड़ा अंक रहेगा तो उसका गुणनफल हम लेते चलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 25 रहता तो पहले 25 लेते हैं, फिर 50, फिर 75, ऐसा ही बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो संख्या ऐसा संख्या अंत में आएगा कि जो सबसे कट जाए वही आपका एलसीएम हो जाएगा। एकदम मजा वाला है ना, एकदम मजा सा ट्रिक। चलिए अब इसी को एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप सबको लगेगा कि माने कि आपका मन का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम कोई एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कोनो संख्या हम ले लीजिए, एगो ले लीजिए हम 20 ले लीजिए, एगो हम 25 ले लीजिए और एगो मान लीजिए हम कितना ले लें? चलिए 30 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो आप ही बताइए इस सब में बड़ी संख्या कौन है? 30 है। चलिए तो 30 गुने क्या करेंगे? 1, क्या हो जाएगा? 30। क्या 20 से कट रहा है? 25 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं लेंगे, छोड़िए। गुने 2 60। क्या 20 से तो कट रहा है, 25 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं लेंगे, क्योंकि 25 से भाग दीजिए। 25 दूना 50, 25 3 75, नहीं लेंगे। इतना गुने हम 3 कर देंगे तो 30 3 90। देखिए ना 20 से कट रहा है ना 25 से कट रहा है, क्योंकि ये 9 क्या है? ये 90 है, मतलब कि इसको हम नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा ना 25 से कटेगा, ठीक है। चलिए इतना गुने हम 4 लेते हैं, कितना हो जाएगा? 120। क्या हो जाएगा? 120। अब 120 में जब भाग दीजिएगा तो ध्यान दीजिए 20 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या 25 से कटेगा? क्योंकि 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, नहीं कटेगा, नहीं लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इतना गुने हम 5 लेंगे। अब देखिए इस समझा रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब जान जाइएगा ना तो सीधे अपना मन से पढ़ते हुए चले जाइएगा, ठीक है। 30 पंचे कितना हो जाएगा? 150। अब 150 देखिए माने कि 25 से कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। अट गया ना, क्योंकि 0 से 0 काटिए, 2 से काटेंगे तो 7 पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरी कटना चाहिए। तो इतना गुने हम 6 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। अब 180 को आप चेक कीजिए, 20 से तो पक्का पक्की कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से काट कर चेक कर लीजिए, हम 5 से चेक कर लेते हैं। 25 चौका 100, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 25 से 75, फिर भी नहीं कटा। देखिए अब हम इतना गुने क्या लेंगे? 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 10। ध्यान दीजिए तो 25 से काटिए, फिर भी हमको जहां तक लग रहा है कि नहीं कटेगा। 5 पचे 25 और 5 से कटेगा 5 चौका 20 और 5 दूनी नहीं कटेगा। तो इतना गुने हम 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 40, है कि नहीं। अब 30 से फिर देखिए हम 12 संख्या इसलिए ले रहे हैं ना ताकि आप सबको समझ में आ जाए। देखिए 20 से तो कट जाएगा, लेकिन 25 से काट के देखिए, 25 8 नहीं कटेगा। चलिए आगे चलिए। 25 इतना गुने 30 गुने 9, 9 तो 2 से 70। अब काटिए, 25 से काटिएगा तो अच्छा कोई हमसे कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए देखते रहेंगे। 25 से काटिए, 20 से तो कट जाएगा, लेकिन 25 से काटिए, 25 से काटिएगा तो नहीं कटेगा, माने 25 से काटिएगा तो हो जाएगा 25 8 और 25 3 नहीं कटेगा। इतना गुने 10 ले लीजिए, क्या लीजिए? 300 ले लीजिए। इतना गुने 10 क्या हो जाएगा? 300। तो अब काटिए, 2 से कट जाएगा। अब 5 से काटिएगा तो 25 इतना 300 बटे अगर हम 25 करते हैं तो 5 से 5 25, 5 6 0 0
अब 5 से 12 पंजे कट गया, मतलब 300 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर इसको रूल पर निकालिए, तो देखिए हम निकालते हैं, हो सके कहीं हम सब गुना उना में गलती किए होंगे, लेकिन इसको हम चेक कर लेना मेरा जरूरी है। दूसरे देंगे तो 10 25 ये हो जाएगा 15, फिर देंगे कितना 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 3 15, 5 3 15, 15 दूना 60, 60 दूना 120, 120 पंचे 12 पंचे 60, तो 600 आ रहा है वो। चलिए दूसरे दिए 300 तक कटेगा कि नहीं, चलिए 25 से तो 300 दिए है, 500 दिए है, तो 5 5 25 और 5 6 30, 0 सही है, 5 5 300 होना चाहिए। दूसरे देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100 और 100 दूना 300, सही तो है, तो गुने गलती कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 300 आना गया आंसर। तो इस प्रकार होता है एलसीएम। अब कहिएगा सर इतना हम गुना करने जाएंगे उसने में हाल साल निकाल का नहीं लेंगे, तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो सवाल है इसको तो हाल साल निकाल लिए हैं, लेकिन वहाँ पे जब इसको प्रैक्टिस में आप डाल लीजिएगा, सीधे अपना मन से पढ़ते चलिएगा, सीधे पढ़ते चलिएगा, 30 पंचे लगा लीजिए, फिर 30 से 30 दूना अपना मन से टेबल याद रहेगा, हाल साल 30 90 इस पर गुना कीजिएगा, एक के बार में निकल जाएगा, इतना तोड़ने की जरूरी नहीं पड़ेगा। तो ये एक रूल है, अधिकांश जगह पर ये प्रयोग कीजिएगा, जो आपको जो कंपटीशन का एग्जाम होगा उसमें अधिक फास्ट काम करेगा। ये बड़ा वर्ड लिए है, उतना बड़ा वर्ड आएगा भी नहीं एलसीएम का, ठीक है, और बड़ा बड़ा आएगा तो आप सब तो जानते ही हैं, जहां पर दिमाग काम ना करे तो वहां पर ये प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि ये सब बचपन से जानते हैं। तो आप सबको उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में एलसीएम बढ़िया से आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा क्या समझाएं फिर बताइए, इससे ज़्यादा समझाएंगे ना तो कहेंगे सर हम बोरिंग कर रहे हैं। जानते हैं अभी के जो भी स्टूडेंट है ना, कहीं भी जाइए और जहाँ पर लड़का लड़की का बात होगा वहाँ पर एकदम इतना सीरियस होकर सुनेंगे जैसे मेरा जिंदगी बदल रहा है। वो सब मूर्ख हैं, इतना समझ लीजिए। क्या है, आप सबको उस सब में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आपका बुक होना चाहिए साथ में। क्योंकि जानते हैं ना कि अभी आपको लाइफ में बहुत ऐसा जो चीज़ मिलेगा जो सिर्फ देखने में अच्छा होता है, और इस पर तो कितना सारा कॉमेडी बना हुआ है कि लटकले तक गिले, समझ में करते हैं आगे। तो ये सब पर ध्यान नहीं देना है, आगे समझिए। अब हम पढ़ेंगे परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में, जो आपको 10th में सबसे बेसी इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर वो कह देगा कि प्रूव कीजिए कि √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √3 एक अपरमेय संख्या है, चाहे √5 एक अपरमेय संख्या है, कुछ भी दे दे अपरमेय संख्या है। ये तो सब बच्चा को एकदम मत्था में रगड़ लेता है कि बाप रे इतना भारी कैसे बनेगा। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, एक्सरसाइज में आएंगे तो अब देख लीजिएगा। बोले ना कि आपको लगेगा कि हम एकदम बिल्कुल इजी हो जाएगा, हम क्या कहें समझिए। इसको प्रूव करने में आपको 2-3 जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो काम करेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये 4 है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। 4 अगर मान लीजिए कोई संख्या को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम 4 कोई संख्या ले लिए, 8 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इतना समझिए 4 दूनी 8, मतलब क्या 8 पूरी कट रहा है। मतलब क्या हुआ कि 4 8 को डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है। तो 4 क्या होगा, क्या 8 के स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा, उसमें बताइए तो। और ठीक क्या हो जाएगा 64। तो क्या 4 64 को डिवाइड नहीं करेगा, 16 चौका 64, 16 बार में कर दिया कि नहीं कर दिया। मतलब कहने में क्या हुआ कि अगर कोई संख्या किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है तो उस जो संख्या को डिवाइड कर रहा है उस संख्या का अगर हम स्क्वायर भी करते हैं तो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। मतलब तो ये सिंपल हुआ। मतलब क्या हुआ है कि 4 कोई संख्या है, अगर वो 8 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर जो भी संख्या होगा इसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा। मतलब मान लीजिए ए कोई संख्या है जो बी को डिवाइड कर रहा है, तो जो ए संख्या होगा वो बी स्क्वायर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर और समझिए। 5 कोई संख्या मान लीजिए अगर ये 25 को डिवाइड करेगा तो 25 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से 25। तो क्या ये 5 6 से 25 को डिवाइड नहीं करेगा, काटिए 125 मतलब में कट जाएगा, है कि नहीं। मतलब इससे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है तो वो संख्या उस संख्या के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। पहला कॉन्सेप्ट वहां पर ये काम करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इतना तो आपको समझ में, सिर्फ इसको सुनना है
थ्योरी में काम देगा, क्योंकि उस समय अगर जिस समय हम सवाल करवाएंगे उस समय भी बताएंगे, लेकिन ये समझिए बढ़िया से, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको हम p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हम p बटे q के रूप में हम लिख दिए मतलब क्या है, वो परिमेय हो गया। तो अगर मान लीजिए कि कोई संख्या √3 को अगर हम परिमेय मान लें तो पक्का है कि इसको p बटे q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भले लिखने के लिए तो हम लिख दिए कि √3 क्या है, p बटे q, मतलब ये परिमेय है। लेकिन आप ही बताइए क्या सच में ये परिमेय है, बताइए। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे कि जिसमें मान लीजिए कोई दो लड़की है, सीता और गीता। हम सीता जी को कह दिए कि आप तो बिल्कुल गीता जी की तरह दिखते हैं, पूरा सेम टू सेम, मान लीजिए शक्ल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो क्या गीता कभी भी सीता हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि भले उनका सब कुछ मिल रहा है लेकिन कुछ न कुछ गुण अलग होता है। मैंने कहने का मतलब या समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि भले अगर हम किसी को मान लें, जैसे मैं मान लीजिए कहीं आप गए, कहीं गए, किसी का दोस्त है, वो कह दिया कि मेरा दोस्त है, तब कहिए मेरा भी दोस्त है, तो क्या आपका दोस्त बन गया? ऐसे करेंगे हाँ भाई हाँ ठीक है, हाँ तुम्हारा भी दोस्त है, हाँ हो गया। लेकिन सच में क्या वो दोस्त बना? नहीं बना। जैसे मैं मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं कि खाना बनाएं, ठीक है, और मान लीजिए एक और बना लीजिए हम खीर बना लीजिए, माने कुछ भी, और एक और मान लीजिए हम नमकीन बना लीजिए, दोनों को तो हम खाएं। बनाए क्या? खाने बनाए, लेकिन क्या दोनों का स्वाद में अलग नहीं है? उसी प्रकार मैंने कहने का मतलब ये होता है कि मान लेने से नहीं होता है बल्कि प्रूव करना पड़ता है। मतलब ये है कि अगर हम √3 को p बटे q के रूप में हम मान रहे हैं तो ये मान लीजिए ये परिमेय का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम मान लिए कि परिमेय है, तो ये सच में परिमेय नहीं होगा, हम माने हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर √3 एक अपरिमेय के रूप में प्रूव करना है, अगर हम मान लिए कि ये परिमेय है तो ये परिमेय नहीं हुआ। क्या हुआ? ये विरोधाभास में अपोजिट में क्या है? अपरिमेय ही है। तो इस कॉन्सेप्ट का भी वहां पर उपयोग होगा। यहाँ कहने का मतलब ये था कि वहां पर शायद हम अधिक ना समझा पाए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अधिक समझा रहे हैं कि वहां पर जैसे में कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को ऐसे सवाल में हम समझाते चलेंगे कि कहीं पर जैसे हम मान लेते हैं कि माना, जैसे मान लीजिए माना x = 5, अपना मन से हम मान लिए, क्या ये सच में x का मान होता है? नहीं। अंत में समीकरण में क्या होता है, निकालना पड़ता है कि x का मान सच में 5 है कि नहीं 5 है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि x + 1 है, x² + 5x + 2 को डिवाइड करता है, सत्य है कि असत्य है? अगर डिवाइड करेगा तो सत्य हो जाएगा। मतलब क्या है, हम ये माने हैं कि अभी डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये प्रूव करेगा। तो ये सब 3-4 गो अपरिमेय संख्या किससे करता है? जन्म करता है, जिससे p बटे q रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, परिमेय जिसको p बटे q रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये सब सिंपल छोटी छोटी बातें हैं। एक कॉन्सेप्ट अब बीच में छूट गया था कि जैसा में एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कुछ संबंध होता है, वो संबंध छूट गया था, वो सब आप समझ लीजिए। देखिए बोले ना कि हम इसलिए लिख के लाते हैं, अभी वो बीच में हम पेज नहीं देखे हैं तो देखिए छूट गया ना, इसलिए हम लिख के लाते हैं। लिखिए रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हिंदी में लिख लेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच में संबंध क्या होता है। मैंने कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या हो गया, ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो जो ये दोनों संख्या होगा, इन दोनों संख्या का ए और बी के एलसीएम गुने एचसीएफ। माने कहने का मतलब क्या हुआ आप सब समझिए। जैसे मान लीजिए हम कोई दो संख्या ले लिए, ठीक है, वो दोनों संख्या को आपस में हम गुना कर दिए, और फिर वो दोनों संख्या का एलसीएम निकाल लिए और एचसीएफ निकाल लिए, और वो दोनों को भी हम गुना कर दिए। तो मतलब क्या है कि दोनों का मान हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। माने कहने का मतलब होगा पहला संख्या गुने दूसरा संख्या इक्वल टू पहला और दूसरा संख्या का एलसीएम गुने क्या हो जाएगा? एचसीएफ। हिंदी में लिखेंगे कि पहला संख्या, लिखिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या
इक्वल टू, चाहे ना लीजिए, एक बैक लीजिए, दोनों संख्या का एलसीएम गुने एचसीएफ, इसी को हम लिखेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। मतलब कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा हमेशा एलसीएम और उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, गुणा के बराबर होगा। इसको आप सब नोट कीजिए। ऐसे मेरे साथ साथ तो आप सब लिख के चलते ही हो जाएगा, हमको इतना विश्वास तो जरूर है। ठीक है, लिख लिए, चलिए लिख लिए हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं क्या होगा, समझिए। इस पर जानते हैं बड़ा सवाल आता है, दो संख्या दे देगा, उसका एचसीएफ दे देगा, कहेगा एलसीएम निकालो। तो ये भी कोई सवाल है। मान लीजिए 4 और 8 का एलसीएम दे दिया, क्या दिया, एलसीएम इक्वल टू मान लीजिए 24 दे दिया, तो कहेगा एचसीएफ निकालो, पूछ दिया। तो हम जानते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल तो क्या हो जाएगा, 24 गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने क्या होता है, एचसीएफ। तो इससे एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी बताइए। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 गुने 8 बटे 24, कट जाएगा, है कि नहीं। तो 4 6 का 24 माने 8 बटे 6, मैं जो भी कटने वाला कोई संख्या वहां पर देगा। अब ऐसा नहीं कि बिना कटने वाला संख्या नहीं देगा, कोई कटने वाला एक्यूरेट मान देगा, समझे कि नहीं। ऐसे मान लीजिए इसका एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, तब तो हम माने 4 8 का एलसीएम, तो आप सबको जानते हैं कि 8 आएगा कि नहीं आएगा, 8 आएगा। हम मान लिए कि एलसीएम इतना आया, तो एचसीएफ क्या होगा। तो फॉर्मूला में हम जानते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम का मान 24 दिया हुआ, गुने एचसीएफ का मान हम यहाँ पर निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल टू, ये गुना में है तो यहाँ पे बटा में आ जाएगा, समझ में तो आ गया होगा। अब हम सच में एक अच्छे से आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, किस प्रकार, अब समझिए। अब हम प्रूव करते हैं, जाँच करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एगो ले लिए, यहाँ पर संख्या 24 ले लिए, और यहाँ पर मान लीजिए हम 60 ले लिए, ठीक है। अब दोनों संख्या का चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, आप सब निकालिए, एलसीएम कितना हो जाएगा। अब कहिएगा सर टेबल पढ़िए, तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। तो 120 का 24 से कटेगा, देखिए 120 बटे 24 डाल के देख हम चेक कर लेंगे। तो 6 से कटे, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 0 और 4 पंचे 20, मैंने 5 मैंने पूरा पूरी कट गया। तो एलसीएम इक्वल टू सीधे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अभी बताया था चेक करने के लिए। एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो वैसा संख्या लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दें। तो क्या लीजिए, 12 ले लीजिए, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, 12 के बाद कोई संख्या नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 12 हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं जो ट्रिक हम एलसीएम वाला लगाए थे वो लगा देते, 1 मिनट में निकल गया कि नहीं। इसी प्रकार 2 सब काटते हैं, 24 12 30 15 करता समय लगता है ना, लेकिन ट्रिक लगा दिए। अब कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल उसका एलसीएम, तो जांच कीजिए। चलिए ये दोनों संख्या का हम गुना करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, यही ना। अब गुना कीजिए, 24 गुने 60, गुना कीजिए 0, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 6 दूना 12, 2 कितना हो जाएगा 14, है कि नहीं। मैंने इतना आया, होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 120 गुने 12, गुना कीजिए 0 12 24 का 4 हाथ में 2 और 12 2 कितना हो जाएगा 14। क्या दोनों इक्वल आया कि नहीं, ये भी इतना ही आया, ये भी इतना ही आया। मतलब क्या हुआ कि जो हम इक्वेशन लिखे हैं, जो हमारा सिद्धांत है, दोनों क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। मतलब अगर इसको हम LHS मान लें, इसको हम RHS मान लें, तो यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। प्रूव्ड हुआ कि नहीं, प्रूव्ड हुआ कि नहीं। तो आपको इसमें बेसिक कुछ समझना नहीं है, बस इतना ही है। हमको तो लगता है कि जहाँ तक जितना होना चाहिए उससे कई गुना बेसी हम समझा दिए हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ आने वाला है नहीं। अब थ्योरी आपका पूरा हो गया द एंड। अब कोई भी ऐसा जो मेरा स्टूडेंट है जो मेरा पूरा क्लास देखा है, अगर वो एक्सरसाइज 1 पॉइंट्स पूरा बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बने तो फिर हमसे क्वेश्चन कीजिए। उम्मीद करते हैं कि अगर उसमें 50 को सवाल होगा तो उसमें से 40 को सवाल बनाइएगा, 10 को सवाल ही होगा जो आपको शायद मेरा जरूरी पड़े। लेकिन आपको घबराने की जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका हम एक एक सवाल बनाने वाले हैं जो जिनको थ्योरी में भी बहुत जैसे में देखिए, पहली बार कोई आदमी जब क्लास में आता है तो कन्फ्यूजन होता है। हम सब भी जब इंटर में गए थे ना, तो पूरा सिलेबस चेंज था, तो हम सबको देख के पूरा माइंड एकदम हिल गया कि हम क्या पढ़े हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे पढ़ना चालू किए तो आसान लगने लगा। उसी प्रकार अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाएंगे तो और आसान। हमको जहाँ तक लगता है ना कि पूरा 10th मैथ में
हमको एक्सरसाइज 1 में ही है ना, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है जो बच्चा सबको अधिकांश था, इसलिए पूरा कन्फ्यूजन को निकालने के लिए हम इतना समय दिए हैं, 3 गो थ्योरी को दिए। अगर सच पूछो तो एक दिन का 1 घंटा का भी थ्योरी नहीं है, लेकिन 3 गो थ्योरी क्यों दिए, ताकि आप सबको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो आप सबको उम्मीद करता है कि मेरा मेहनत पसंद आया होगा, आप सबको पढ़ने में मज़ा आया होगा। और साथ में हाँ, एक बात है कि मेरे क्लास में थोड़ा इंटरटेनिंग कम होता है, क्योंकि हम फालतू चीज़ बात करने से बढ़िया चाहते हैं कि बच्चे को अगर 2 वर्ड कुछ बता दिया जाए तो शायद लाइफ में आगे कुछ कर पाए। सो आप सब जुड़ जाइए, मस्ती से पढ़ते रहिए, और साथ में मेरा वीडियो का आप सब शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और ऐसा ही मन लगा कर पढ़ते रहिए एकदम। मैं पूरा का सब कीजिए, बातें मानिए। जय हिंद, जय भारत।